morning and welcome back to our online classes. We have already continued with our first lesson of history, that is rise of nationalism in Europe. Without wasting time, we are going to proceed with our next topic, that is the revolution of liberals, and in 1848. We have already gone through the topic hunger, hardship and popular revolts during 1830 और 1830 onwards. हमने पहले ही पढ़ा था कि बहुत सारी परेशानियां विच वर फेस बाय द कॉमन पीपल, सामान्य लोगों के द्वारा समस्याएं फेस की जा रही थी. उसके बाद बिकॉज ऑफ द क्रॉप फेल्योर, इंक्रीजिंग वेजेस, नॉट हैविंग द एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन विच क्रिएट शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स. अब उसका बेनिफिट लेते हुए कि ऑलरेडी द सिचुएशन वाज वर्स्ट अगेंस्ट द किंग, सिचुएशन पहले बहुत ज्यादा खराब रहा था के खिलाफ. जो ये लिबरल्स थे, most of them were from middle class, either they were professionals, lawyers, teachers, industrialists, businessmen, etc. ये सारे मिलकर इन्होंने क्या किया कि इसका बेनिफिट लेने के लिए इन्होंने खुद राजा के खिलाफ विद्रोह किया. एक रिवोल्ट वाज देयर और उस वक्त दे रिमूव द किंग और राजा को पद से हटा दिया गया एंड एस्टेब्लिश्ड ए रिपब्लिक की स्थापना की गई. एंड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल मेल सफ्रेज, उस वक्त केवल महिलाओं को फिर भी वोट का अधिकार नहीं दिया. सफ्रेज राइट टू वोट वो केवल किसको दिया गया? पुरुषों को दिया गया. लेकिन पहले वाली जो प्रॉपर्टी सेक्शन की थी वो कंडीशन हटा दी गई कि पहले अमीर सेक्शन को था केवल, लेकिन अब सब पुरुषों को दे दिया गया था वोट का अधिकार. उसके बेस पर एक रिपब्लिक की स्थापना की गई. उसके बाद ऐसा ही एक और इश्यू, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे यूरोपीय कंट्रीज ऐसे थे जो यूनिफाइड नहीं हुए थे. They were not nation state till that time. उस टाइम पर चाहे ऑस्ट्रिया है, चाहे इटली है, चाहे जर्मनी है, ये नेशन स्टेट नहीं बने थे. There was no recognition as a country. उनकी खुद की एक अलग देश के तौर पर पहचान नहीं थी. छोटे छोटे डायनेस्टीज और किंगडम से. अब उसी का एक और उसके बाद जो परिणाम निकला तो 18 मई 1848, ये 18 मई को ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, फ्रैंकफर्ट जर्मनी की जगह, वहां ये मिडिल क्लास से ही दे वोटेड फॉर ए नेशनल असेंबली. आपने शुरुआत में पढ़ा था फ्रांस के अंदर भी जब पहली बार संविधान का निर्माण किया गया तो उसको नाम दिया गया था नेशनल असेंबली. और वो भी सारे मिडिल क्लास और स्पेशली एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे. यहां भी ऐसे उन्होंने एक नेशनल असेंबली की स्थापना की और दे वोटेड फॉर इट. उसके लिए वोटिंग की गई और 18 मई 1848 को कितने लोग चुने गए थे? ये 831 मेंबर्स वर इलेक्टेड एंड दे मार्च टुवर्ड्स द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड, कन्वेंट और हेल्ड एट सेंट पॉल चर्च. सेंट पॉल चर्च जो फ्रैंकफर्ट में था, वहां इसकी स्थापना की गई थी. वहां ये लोग गए टू गेट देयर प्लेस, अपनी जगह ग्रहण करने के लिए. दे ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर जर्मनी, उन्होंने जर्मनी के लिए एक संविधान का निर्माण भी किया. जस्ट टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्च एंड टू फोर्स द मोनार्च टू वर्क अकॉर्डिंग टू ए कॉन्स्टिट्यूशन, की राजा संविधान के अनुसार शासन करे. देन आफ्टर दे ऑफर्ड द क्राउन to the king of Prussia, which was the most powerful kingdom of Germany at that time. प्रूसिया जो कि उस वक्त जर्मनी का सबसे पावरफुल किंगडम था, उसके राजा फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ. फ्रेडरिक विल्हेल्म फोर्थ को उन्होंने क्राउन ऑफर किया कि यू आर सपोज्ड टू रूल द होल जर्मनी बट अकॉर्डिंग टू ए कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन संविधान के अनुसार आप पूरे देश के ऊपर शासन करें, केवल प्रूसिया के ऊपर नहीं, पूरी जर्मनी के ऊपर, लेकिन संविधान के अनुसार. बट द किंग डिनाइड, उसने मना कर दिया. विद द हेल्प ऑफ आर्मी as well as junkers, large landowners. ये बहुत बार एक कंपनी पूछा था, what do you mean by junkers? Large landowners in Germany were called junkers. उनकी मदद से इनका जो आइडिया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को, उसको खत्म कर दिया. इट वाज टोटली डिस्पेंड, इसको खत्म कर दिया गया. अब उसके बाद इट वाज आल्सो द फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का पहला अटेम्प्ट भी है. जब आपका क्वेश्चन इस प्रकार आएगा, राइट ए नोट ऑन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. इट वॉज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स, बहुत बार आता है 5 नंबर क्वेश्चन की जर्मनी के यूनिफिकेशन के ऊपर. आप एक संक्षेप में नोट लिखें. तो ये पहला अटेम्प्ट है जर्मनी के यूनिफिकेशन का, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. उसके बाद दूसरा, जब यूनिफाइंग हुआ जर्मनी किस प्रकार, अगेन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज स्टार्टेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूसिया ओटो वन बिस्मार्क. तो उस वक्त यूनिफिकेशन वापिस
उस टाइम पर तो राजा ने मना कर दिया, लेकिन उसके बाद 1864, हालांकि आपकी बुक में इसकी डेट नहीं दे रखी है, लेकिन 1864 में यूनिफिकेशन का इनिशिएटिव किसने लिया वापिस? द किंग ऑफ प्रूसिया केसर विलियम फर्स्ट एंड द मेजर रोल प्लेड बाय द चीफ मिनिस्टर ओटोवन बिस्मार्क। ओटोवन बिस्मार्क ने इसकी शुरुआत की एंड द आर्मी ऑफ प्रूसिया और ओटोवन बिस्मार्क फोर्ट 3 wars विद इन 7 years। 1864 से 71 तक 7 साल के अंदर 3 युद्ध लड़े, किसके खिलाफ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ, और अल्टीमेटली ही वॉन एंड यूनिफाइड द होल जर्मनी। पूरी जर्मनी को यूनिफाई कर दिया गया, एक कंट्री की पहचान दे दी गई। कब? 1871 में। और जनवरी 1871 में who was proclaimed as the king of the whole Germany? The king of Prussia was claimed as the king of whole Germany। पूरी जर्मनी के लिए राजा किसको डिक्लेयर कर दिया गया? जो कि उस वक्त प्रूसिया के जो राजा हुआ करते थे, कौन से? केसर विलियम फर्स्ट। वो जर्मनी के यूनिफाइड जर्मनी के पहले किंग बने। और जब उसकी व्यवस्था में बदलाव किया गया पूरी जर्मनी की, तो उसके ऊपर असर किसका रहा? उसके ऊपर असर किसका रहा? प्रूसिया का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण स्टेट था जिसने कि पूरा यूनिफिकेशन किया। और चाहे वो करेंसी की बात थी, आइदर द चेंज ऑफ करेंसी, द बैंकिंग सिस्टम, द लीगल सिस्टम, हाउ टू इंप्लीमेंट डिफरेंट लॉज, और द जुडिशियल सिस्टम, इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट हाउ टू सॉल्व इट आउट। तो ये सारे बदलाव थे किसके बेस पर किए गए? प्रूसिया के अनुसार ही किए गए पूरी जर्मनी के अंदर। यानी बाकी किंगडम से कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं रहा। जर्मनी को एकीकृत किया गया, बाकी स्टेट्स को उसके अंदर शामिल कर लिया गया। प्रूसिया के जो किंग थे वो जर्मनी, यूनिफाइड जर्मनी के पहले किंग बने, केसर विलियम फर्स्ट, जनवरी 1871 में। और जो व्यवस्था है जिसके अंदर बदलाव अभी प्रूसिया की इच्छा के अनुसार हुआ। तो ये तो था हमारी लिबरल की रिवॉल्यूशन by taking the benefit of the situation at that time in France, and then after the unification of Germany, the first attempt was Frankfurt Parliament. 831 elected members from the middle class declared a German National Assembly at St. Paul Church, Frankfurt. They offered the crown to the King of Prussia at that time, Friedrich Wilhelm IV. And after unification, Kaiser William I. Remember it. Don't confuse. In the first attempt in 1848, who was the king? Friedrich Wilhelm IV. And the unification was completed in 1871. At that time, Kaiser William I. ये फर्स्ट अटेम्प्ट था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी जो वापस स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा किया गया? इनिशिएटिव वाज टेकन बाय प्रूसिया एंड बेसिकली द चीफ मिनिस्टर ओटोवन बिस्मार्क, जो उस वक्त ओटोवन बिस्मार्क थे। और एक नंबर पर क्वेश्चन बहुत बार आता है, Who is known as the architect of Germany? जर्मनी का आर्किटेक्ट, यूनिफाइड जर्मनी है, जर्मनी के देश की पहचान की, इसका आर्किटेक्ट, इसका निर्माण करने वाला कौन था? ओटोवन बिस्मार्क। बिस्मार्क इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफाइड जर्मनी, एज सरदार वल्लभ भाई पटेल इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफाइड इंडिया, एंड ही इज आल्सो नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इंडिया। यानी बिस्मार्क ने जर्मनी के लिए काम किया और हमारे यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के लिए किया। उसके बाद ये दे रखा था कि उसमें किस प्रकार उसको यूनिफाई किया गया। ओटोवन बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़े, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस के खिलाफ, उनको हराया और 1871 में यूनिफाई कर दिया गया जर्मनी को। केसर विलियम फर्स्ट पहले राजा बने। अब दूसरा हमारे पास यूनिफिकेशन है इटली का। उसके बाद अगला एग्जांपल है, यूनिफिकेशन 3 है आपके पास इस बुक में। देयर आर 3 यूनिफिकेशंस, फर्स्ट जर्मनी, देन इटली एंड लास्ट वन ब्रिटेन। तो हम सेकंड पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। अब यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्या था? एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द कंट्रीज वर डिवाइडेड टू डिफरेंट किंगडम्स और डायनेस्टीज। उस वक्त ज्यादातर, हम चाहे भारत की बात करें, हमारे यहाँ बहुत सारी रियासतें थी, वैसे ही लगभग हर देश में ऐसे छोटे छोटे राज्य थे। इटली वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। इटली भी उस वक्त 7 राज्यों में बटा हुआ था, एंड दीज वर रूल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अलग अलग देशों के जो शासक थे उनका शासन था। सम पार्ट वाज अंडर द हैब्सबर्ग एम्पायर, कुछ हैब्सबर्ग साम्राज्य के तहत आता था, कुछ स्पेनिश रूलर्स के तहत आता था। उनमें से केवल एक राज्य ऐसा था, जैसे कि जर्मनी के अंदर प्रूसिया सबसे महत्वपूर्ण स्टेट था, मजबूत था, उसी प्रकार यहां भी एक राज्य ऐसा था इन साथ में, विच वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंस हाउस, कि वहां इटली का ही शासक था। और वो कौन सी जगह थी? सार्डिनिया पिडमेंट।
ये एक ऐसा स्टेट था जिसके ऊपर इटली का खुद का शासक था। तो अब जिम्मेवारी जिस प्रकार जर्मनी के अंदर यूनिफिकेशन की जिम्मेवारी वहां के सबसे मजबूत स्टेट के ऊपर आई, प्रोशिया के ऊपर, उसी प्रकार वहां केवल एक ही स्टेट ऐसा जिसके ऊपर इटालियन प्रिंसली हाउस का शासन था। नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूनिफाई द जर्मनी केम ऑन द शोल्डर्स ऑफ साइड एंड देयर किंग, और उनके राजा के ऊपर, और उनके राजा कौन, विक्टर इमैनुअल सेकंड। अब जिम्मेवारी है उनके ऊपर। अब इसमें यूनिफिकेशन अगर 1 by 1 करेंगे तो पहला तो ये केवल शुरुआत है। जैसे आप आंसर स्टार्ट करेंगे, इन द बिगिनिंग इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 states, most of the states were ruled by different princely houses of different countries, some part was under the Habsburg Empire, some were ruled by different other countries rulers like Spanish rulers. Only one was there, that was Sardinia Piedmont, which was ruled by one Italian princely house. Then after the role of Giuseppe Mazzini, you have already gone through that particular topic. Who was Giuseppe Mazzini? A revolutionary in Italy, born 1807, Geneva, at the age of 24. It means in 1831 he was exiled from the country because of revolutionary activities. तो उसके बाद उसने he made 2 secret societies, मैंने बोला था एक बहुत बार आता है क्वेश्चन, नेम 2 secret societies made by Giuseppe Mazzini, Young Italy and Young Europe. तो उसमें आप रोल लिखेंगे Giuseppe Mazzini. Giuseppe Mazzini played a major role in unification of Italy by different revolutionary activities as well as by making two different secret societies as Young Italy and Young Europe to carry on the revolutionary activities, and inspired other revolutionaries for making Italy as a nation state. Then after the second role and the major role is played by Cavour. Like in Germany, the chief minister played a major role, and who was Bismarck. In Italy also the major role is played by chief minister of Sardinia Piedmont, and he was Cavour. अब काउर एक नंबर फिर वापस क्वेश्चन बनता है, हु इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफाइड इटली। इटली को यूनिफाई करने के लिए आर्किटेक्ट किसको माना जाता है, काउर को। ही वॉज नॉट ए डेमोक्रेटिक, कोई ज्यादा लोकतंत्र में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं था। ही स्पोक मच बेटर फ्रेंच देन इटालियन, इटली का रहने वाले की फ्रेंच भी बहुत अच्छी आती थी। उसका बेनिफिट कहां मिला उसको, बिकॉज ऑफ दैट पार्टिकुलर होल्ड ऑन द लैंग्वेज ही मेड ए डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस। फ्रांस के साथ उसने डिप्लोमेटिक अलायंस बनाया, एक गठबंधन किया, में पढ़ते हुए अलायंस आप, और उसकी मदद से उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को, फ्रांस के साथ डिप्लोमेटिक अलायंस बनाने के बाद उसने ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में ही डिफीटेड ऑस्ट्रियन फोर्सेस, ऑस्ट्रिया की जो सेना थी उसको हराया, किसने, काउर ने, और प्लेड ए मेजर रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये यहां तक कौन कौन से हो गए। फर्स्ट आप उसका पूरा बैकग्राउंड लिखोगे इटली का, किस प्रकार 7 स्टेट्स में डिवाइड था, ओनली वन वाज रूल्ड बाय इटालियन प्रिंसली हाउसेस। उसके बाद दूसरा आपने लिखा था रोल ऑफ जिस्पे मैज़िनी। फिर थर्ड कौन सा हो गया, रोल ऑफ काउर, और उसमें इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि मेजर रोल इसी ने प्ले किया। देन आफ्टर रोल ऑफ जिस्पे गैरिबाल्डी, हु वाज ही मेड ए डिफरेंट फोर्स ऑफ वॉलंटियर्स। उसने एक ग्रुप, एक बैंड, सेना के दस्ता इसको बोलते हैं, उसी प्रकार का ग्रुप बनाया वॉलंटियर्स का, और मोस्ट ऑफ देम वर वर्कर्स एंड पीजेंट्स। ज्यादातर किसान और वो लोग जो मजदूर वर्ग था वो उसमें शामिल था। दे वॉलंटरली कम टू यूनिफाइड इटली, वो खुद शामिल हुए थे ये जो पूरी प्रक्रिया थी इटली यूनिफिकेशन में। और 1860 में अपने वॉलंटियर्स की सहायता से 1860 में दक्षिण इटली, साउथ इटली के अंदर मूव विद हिज ग्रुप ऑफ मेंबर्स, एंड देन आफ्टर इन 2 सिसिलीज, ये भी जगह है इटली की, एंड आइलैंड है, उनके ऊपर उसने आक्रमण किया। एंड देन आफ्टर ही डिफीटेड दोज रूलर्स, स्पेनिश रूलर्स, द रूलर्स वर फ्रॉम स्पेन, उनको हराया, एंड प्लेड ए रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। एंड अल्टीमेटली इन 1861 Italy was unified as a nation state under the leadership of, अब शासक कौन बने,
हु इनिशिएटेड, शुरुआत किसने की थी? द किंग ऑफ सार्डिनिया और सार्डिनिया के किंग कौन? विक्टर इमैनुअल सेकंड. ही वाज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट किंग ऑफ यूनिफाइड इटली. इटली के एकीकरण के बाद उनको इटली का पहला शासक डिक्लेयर किया गया. कब? 1861 में. These are the different unification we have already gone through. Germany, Italy, as well as the liberal revolutions. In the next class, we will read about the unification of Britain, and then after the different territories which were made for different countries to signify any country. So, go through the topic. If you find or if you feel any problem is there, you are not getting any topic, then you can ask a question.